तो कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सीडी को लेके अपन एक बार बेसिक फॉर्मूले को रिवाइज कर ले। तो फर्स्ट डिस्कस किया था हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी का बेसिक फॉर्मूला था C इक्वल टू हीट कैपेसिटी के बाद सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया था मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर हीट कैपेसिटी में देखा था हमने कि हीट कैपेसिटी बट फॉर 1 मोल। तो C इक्वल टू लिखा था अपन ने Q डिवाइड बाई स्मॉल n इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो वही डेफिनेशन थी आपकी कि हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है इट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। बट हीट कैपेसिटी इज फॉर मोलर, तो डिफाइन करेंगे अपन 1 मोल की सब्सटेंस का जो अमाउंट है दैट मस्ट बी 1 मोल, है ना। 1 मोल कोई भी सब्सटेंस अगर उसके टेम्परेचर को अपन 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करते हैं तो उस समय जो हीट रिक्वायर्ड होगी इट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट होता है आपका स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मैंने डिफाइन किया था इट इज ऑल्सो हीट कैपेसिटी, बट ये हीट कैपेसिटी डिफाइंड फॉर स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक का मतलब होता है 1 ग्राम। कि कोई भी सब्सटेंस कोई भी मेटल हमारे पास है 1 ग्राम है वो, अगर उस 1 ग्राम का टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, तो उस समय जो हीट रिक्वायर्ड होती है इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देन अपन ने कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे टर्म डिफाइन किए थे, है ना, किस तरीके से फॉर्मूले आते हैं। और आइडल गैस, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आइडल गैस को लेके और वहां पे सीपी और सीबी को कंपैरिजन करता है, ठीक है, तो उस केस में अपन ने एक लगा था मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, मेयर्स फॉर्मूला जब अपन मिलेंगे अभी ऑफलाइन में तो मैं आपको इस पर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो मेयर्स फॉर्मूला अपन ने डिस्कस किया था बच्चों, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है, आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा। तो मेयर्स फॉर्मूला में सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। सीपी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज हीट कैपेसिटी, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर, and this CB is heat capacity at constant वॉल्यूम। बाकी R यहाँ से क्या है? वो आपका गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बेसिक से रिलेशन था मेयर्स फॉर्मूला का, ये ध्यान रखना है। एक अपन ने पॉइजन्स रेशियो भी डिस्कस किया था, ठीक है, इसी में एक आपका एक और डिस्कशन आया था, ठीक है, पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो मैंने आपको बताया था कि Cp डिवाइड बाई Cb इज इक्वल टू गामा। ठीक है, तो जो गामा निकल के आता है वो सीपी और सीबी का रेशियो होता है। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला था मेयर्स रेशियो, एक पॉइजन्स फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला आपका और था यहाँ पे जहाँ पे मैंने कहा था कि सीबी कैसे निकालते हैं, कि अगर आर और गामा पता है तो आर डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ठीक है, तो बहुत बारी क्या होता है कि सीबी आपको निकालना होता है और सीबी निकालने के बाद फिर मेयर्स फॉर्मूला के अंदर आपको सीबी की वैल्यू पुट करनी होती है और वहां से सीपी फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, या फिर बहुत बार आपको सिर्फ गामा पता होता है और बाकी आपको सीपी निकालना है। ठीक है, तो ये भी तरीका है कि गामा पता है आर पता है तो सीबी निकालने के बाद आप सीबी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो फिर सीपी यहाँ से भी निकल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 फॉर्मूले थे। फिर मैंने मोनोटोमिक गैस, डायटोमिक गैस
और पॉलीटोमिक गैस के लिए मैंने सीपी, सीबी और गामा की वैल्यू डिस्कस करी थी। तो आज हम बात करेंगे, आज का हमारी हेडिंग होगी वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, तो डिफरेंट जो हमारे प्रोसेस है, आइसोथर्मिक, आइसोबारिक है ना, आइसोकोरिक, तो साइक्लिक प्रोसेस, तो डिफरेंट प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन है ना, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और डेफिनेटली आज का जो कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस डेफिनेटली इसके ऊपर आते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे से आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्लियर समझ में आएगा कि डिफरेंट प्रोसेस जो भी हमारे हैं उनके अंदर वर्क डन डिफाइन कैसे होगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वो ऑब्वियसली जेई मेंस को लेके। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डिस्कस करूंगा, फिर अपन एडवांस की तरफ भी जाएंगे। तो जेई मेंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के हिसाब से, फर्स्ट अगर अपन बात करें बच्चों आइसोथर्मल की। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आपको पता है कि सर आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल टेम्परेचर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी होगा, वो कितना होगा, जीरो होगा। और डी टी भी क्या होगा आपका, स्मॉल चेंज, ये भी आपका जीरो होगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अगर आप देखो तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ई। ये अपन एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। ठीक है ना। अच्छा, अब पता है कि सर अगर टेम्परेचर, अगर डेल्टा टी और डेल टी अगर जीरो हो रहा है, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट बिकॉज ऑफ प्रोसेस आइसोथर्मल, तो इसका मतलब यहाँ से जो डेल्टा ई आएगा, बिकॉज पता है कि इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर के ऊपर ना, ये हमने पहले ही पढ़ा था। तो अगर डेल्टा टी जीरो है, डी टी जीरो है, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब यहाँ पे ई आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका होल टर्म क्या हो जाएगा। बिकॉज देखो क्यू क्यू जो है ना वो फिक्स वैल्यू है, वर्क डन फिक्स वैल्यू है, बट ई जो है वो अपन निकालते हैं, वो अपन कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालते। हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी जो चेंज होता है उसकी कभी भी अपन एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालते हैं, उसका अपन निकालते हैं चेंज। क्या फाइंड आउट करते हैं, चेंज। तो यहाँ पे जो ई लिखा है ना वो डेल्टा ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, डी टी जीरो है, डेल्टा टी जीरो है, तो डेल्टा ई जीरो, और डेल्टा ई जीरो मतलब ये वैल्यू जीरो। इस केस में आपको मिलेगा Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो डब्ल्यू आपको मिल जाएगा माइनस क्यू। ये समझ में आ रहा है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क डन क्या होता है, माइनस क्यू। माइनस क्यू का मतलब मैंने एक्सप्लेन किया था, माइनस क्यू का मतलब कि प्रोसेस इज आइसोथर्मल, अगर हीट आपकी निगेटिव है तो हीट सिस्टम के द्वारा रिलीज की जा रही है ना। यहाँ से हीट क्या हो रही है, हीट आपकी रिलीज हो रही है। कोई भी सिस्टम है वो हीट को रिलीज कर रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो वर्क डन कितना होगा, माइनस क्यू, माइनस क्यू के बराबर होगा। कोई भी सिस्टम जितनी भी हीट रिलीज करेगा वही इसका आंसर होगा। अब इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और थोड़ा सा नेक्स्ट प्रोसेस में ध्यान देते हैं। हम लोगों ने देखा भी कि आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, तो ये पूरी कहानी निकल के आ गई, एक रिजल्ट निकल के आया कि सर डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। मैं बात करूंगा कि इफ प्रोसेस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के पार्ट को ही मैं कैटेगराइज करूंगा दो तरीके से। एक मैं कैटेगराइज करूंगा कि अगर प्रोसेस कैसा होगा आपका, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, और सेकेंड अपन बात करेंगे कि इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तब क्या होगा। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल, और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, बहुत सारे इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलता, हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब आइसोथर्मल के केस को मैं पार्ट ए करके पढ़ूंगा। तो पार्ट ए में अपन डालेंगे फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोसेस बच्चों आइसोथर्मल ही है, बट उसके अंदर एक नया केस आ गया है, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हो। तो प्रोसेस अगर रिवर्सिबल होगा तो उस केस को अपन कैसे समझते हैं, ध्यान देंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने एक बीकर लिया, इस बीकर में हम लोगों ने गैस फिल कर दी इस तरीके से, है ना, ये गैस के पार्टिकल्स है, गैस अपन ने फिल कर दी, और ऊपर यहाँ पे लगा दिया अपन लोगों ने एक पिस्टन।
ठीक है, इस तरीके से एक पिस्टन अपन लोगों ने फिक्स कर दी। यस, ये पिस्टन है और ऊपर अपन ने फिक्स कर दी। अब क्या हुआ कि जब पिस्टन अपन ने फिक्स कर दी, अब ध्यान दिया कि ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है इट इज कॉल्ड पी एक्सटर्नल। यस, और जो प्रेशर ऊपर से लगेगा उतना ही प्रेशर के आस कहाँ से नीचे भी आपका लगने वाला है, तो दिस इज कॉल्ड पी इंटरनल। क्लियर। अब क्या किया कि सबसे पहले पिस्टन हमने जैसे रखी तो नीचे के गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो भी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, बिकॉज पिस्टन क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, रुका हुआ होगा। फिर जैसे हमने इसमें क्या किया, स्मॉल डस्ट पार्टिकल डालने स्टार्ट किए, एक पार्टिकल डाला तो ये पिस्टन हल्का हल्का सा नीचे आया, थोड़ा नीचे मूव करेगा। जैसे नीचे मूव किया तो मान लो पिस्टन की पोजीशन थोड़ी सी अंदर आ गई। मैं सेकंड केस की बात करूं कि पिस्टन की पोजीशन मान के चलो सपोज यहाँ पे आ गई, अभी थोड़ा सा अंदर आ गया, और यहाँ पे जो पी एक्सटर्नल है वो भी इंक्रीज हो चुका है, बिकॉज एक डस्ट पार्टिकल अपन ने यहाँ पे एंटर कराया। तो नीचे जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे प्रेशर अभी और लगाना स्टार्ट करेंगे, पी इंटरनल। और कौन सा लगाएंगे, प्लस डीपी। ये अपने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा कि एक एक डस्ट पार्टिकल जो अपन यहाँ पे डालेंगे तो उनके वजह से नीचे से भाई प्रेशर तो ऊपर से भी इंक्रीज होगा ना, पी एक्सटर्नल, बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल। तो जो जो एक प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर देखने को मिल रहा है वो कौन सा होगा, वो आपको डीपी देखने को मिला। मतलब बेसिक बात ये है कि एवरी टाइम डस्ट पार्टिकल इंट्रोड्यूस कराओगे, फिर से अपन ने एक डस्ट पार्टिकल डाला तो अभी पिस्टन पहुंच गया सपोज यहाँ पे और अंदर चला गया। तो जितने इतने आप डस्ट पार्टिकल डालते जा रहे हो, बहुत ही स्मॉल उनका वेट और मास रहता है, आप डस्ट पार्टिकल डालते जा रहे हो, तो उस केस में पता है कि पी एक्सटर्नल लगातार इंक्रीज कर रहा है। बट पी एक्सटर्नल की वैल्यू होगी कितनी, तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी होगी, तो अंदर से जो भी गैस पार्टिकल्स अभी और क्लोज आ चुके हैं, है ना, गैस कंप्रेस हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, पी इंटरनल प्लस आपका डीपी। मतलब जो नया प्रेशर होगा ना, जैसे आपने एक डस्ट पार्टिकल डाला तो नया प्रेशर जनरेट होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी डीपी, तो लगातार इंक्रीज करता जाएगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्विलिब्रियम यहाँ पे देखने को मिला जब आपने पिस्टन को रखा, सेकंड इक्विलिब्रियम यहाँ देखने को मिलेगा सेकंड डस्ट पार्टिकल में, ये थर्ड इक्विलिब्रियम यहाँ देखने को मिलेगा नेक्स्ट डस्ट पार्टिकल में। ऐसे बहुत सारी थाउजेंड डस्ट पार्टिकल आप डालते जाओगे तो नया नया इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं अपन रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, बट अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इट इज कॉल्ड आइस। इससे यहाँ मेडिकल एक्सप्लेनेशन निकल के आएगा। ओके, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल आपको समझ में आया है ना। अब इसमें हम लोगों ने जो बर्डन की बात करेंगे वो W इक्वल टू, हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीबी। बिकॉज प्रोसेस कैसा हो रहा है कि अगर ये पिस्टन था तो ये बीकर था, अगर इस बीकर के अंदर हम लोगों ने ये पिस्टन लगा दी और ऊपर से अपन पी एक्सटर्नल जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और नीचे जो गैस के पार्टिकल्स हमने फिल किए हैं उनकी वजह से जो प्रेशर आपको दिखाई देगा वो प्रेशर क्या होगा, पी इंटरनल प्लस डीपी ना। यस, तो ये अपन लिखेंगे। हाँ, जैसे अपन एक डस्ट पार्टिकल डाला तो मान लेते हैं कि इनिशियल प्रेशर, इनिशियल आपका जो यहाँ पे वॉल्यूम था वो मान लेते हैं B1 था, फिर पिस्टन आपका यहाँ शिफ्ट कर गया तो नया वॉल्यूम आपका B2 हुआ। तो अपन यहाँ पे इंटीग्रेट करने वाले, बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे इनफाइनेट इक्विलिब्रियम मिलेंगे, तो अपन करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेट। तो माइनस इंटीग्रेशन लेंगे B1 से B2। मतलब पहले वॉल्यूम क्या था, जब आपने यहाँ पे जस्ट पिस्टन को रखा, कोई जस्ट पार्टिकल नहीं डाला था, तो उसमें वॉल्यूम कितना था B1। फिर आपने जैसे ही जस्ट पार्टिकल डाला इसके ऊपर तो नया वॉल्यूम कितना हो गया B2। तो B1 से लेके B2 तक अपन इंटीग्रेट करेंगे और पी एक्सटर्नल इंटू आपका डीबी। ठीक है, डीबी मतलब स्मॉल चेंज, जैसे ही जस्ट पार्टिकल डालेंगे तो स्मॉल चेंज आपको देखने को मिले। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहाँ से माइनस
ये B1 से B2, और P एक्सटर्नल की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी आपकी इन टर्म्स ऑफ P इंटरनल, तो P इंटरनल प्लस DP होगी, तो लिख लेते हैं इसे P एक्सटर्नल की जगह, ये हो जाएगा आपका P इंटरनल प्लस DP, और बाहर होगा आपका DB। जरा इसे अपन मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से होगा B1 से B2, और ये हो जाएगा आपका P इंटरनल इंटू DB, मैंने DB का मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ, ठीक है, प्लस यहाँ से होगा इंटीग्रेट B1 से B2, और ये हो जाएगा आपका DP इंटू DB। अब पता है कि सर स्मॉल चेंज जो भी है, एक स्मॉल प्रेशर चेंज है, स्मॉल वॉल्यूम चेंज है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी, तो इसे कर देंगे अपन निग्लेक्ट, है ना, जीरो निकाल देंगे, इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, स्मॉल वैल्यू चेंज है, तो सिर्फ आपको बचेगा ये टर्म, तो माइनस में B1 से B2 और P इंटरनल इंटू DB, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, P इंटरनल की वैल्यू कितनी होगी, तो P इंटरनल आप लोग डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से, PV इज इक्वल टू एनआरटी, PV इज इक्वल टू एनआरटी है, तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P हो जाएगा आपका एनआरटी डिवाइड बाई बी, ठीक है, तो P की जगह अपन रखेंगे अभी एनआरटी डिवाइड बाई बी, तो देखते हैं यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस में, और B1 से B2 इंटीग्रेशन हो रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा एनआरटी डिवाइड बाई बी, और बाहर आपका DB, फिर एनआरटी कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल देंगे, तो B1 से B2, और पहले एनआरटी को बाहर निकाल दो, है ना, वो क्लियर रहेगा, तो माइनस में एनआरटी, एक कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, सिर्फ बचा आपका B1 से B2 और DB डिवाइड बाई बी, और डी डिवाइड बाई बी क्या होगा, LNB, है ना, ये तो बेसिक टर्म है, तो यहाँ से आपको मिलेगा एनआरटी, और ये आ जाएगा आपका LNB, और यहाँ से B1 से B2, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, इसकी वैल्यू अपन पुट करेंगे, और ये नेचुरल लॉग से अपन लॉग बेस 10 में ले एनआरटी LN, यहाँ से होगा B2 माइनस B1, है ना, LN B2 माइनस LN B1, तो यहाँ से हो जाएगा LN B2 डिवाइड बाई B1, है ना, कुछ ये टर्म आपको देखने को मिलेगा, तो ये मैंने कैसे लिखा है, यहाँ से आप पहले B2 एक बार रखोगे अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, तो LN B2 माइनस LN B1 होगा, जब सब्ट्रैक्शन होता है लॉग के टर्म में तो डिवीजन हो जाता है, तो LN B2 डिवाइड बाई B1, फिर अपन क्या करेंगे यहाँ से, ये जो आपको नेचुरल लॉग दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसे बेस 10 में करना चाहूँ तो फिर यहाँ से रिजल्ट क्या हो जाएगा, बेस 10 में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस में 2.303 NRT, देन आपका लॉग बेस 10, और हो जाएगा आपका B2 डिवाइड बाई B1, तो ये आपको मिलेगा यहाँ से फॉर्मूला। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, तो हमने बताया कि W इक्वल टू माइनस क्यूबिक रिजल्ट निकाला था आपने, ठीक है, बट वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस अपने पूरा सॉल्व किया है, देखो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड प्रोसेस रिवर्सिबल, तो यहाँ पे ये प्रोसेस आएगा दिमाग में, एक पिस्टन डाला गया है, उस पे एक एक स्मॉल पार्टिकल डस्ट पार्टिकल डाले जा रहे हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेंगे, वॉल्यूम चेंज होगा B1 से B2 में, तो P एक्सटर्नल की वैल्यू क्या आएगी नई, इट इज कॉल्ड P इंटरनल प्लस DP, तो अपन लिखा है कि वर्कडन इज इक्वल टू माइनस में होता है, वर्कडन इज इक्वल टू पड़ता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा B, जब बड़ा चेंज होता है रिवर्सल प्रोसेस, बट अगर स्मॉल स्मॉल चेंज है तो अपन DB यूज करेंगे, P एक्सटर्नल को निकाला अपन ने, P इंटरनल प्लस DP लेके आया, और D बाई DB का अपन ने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, तो P इंटरनल प्लस DB, देन आपको DP इंटू DB, स्मॉल चेंज है तो अपन इसको निकाल देंगे DP और DB को, कोई कैलकुलेशन नहीं, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा आपको ये टर्म, बाकी इसको अपन सॉल्व करेंगे, P इंटरनल को अपन ने रिप्लेस किया है एनआरटी डिवाइड बाई वी से, एनआरटी डिवाइड बाई वी अपन ने फॉलो की, देन अपन ने इंटीग्रेट किया है, तो यहाँ से मिल गया ये रिजल्ट, तो वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो जाएगा 2.303 एनआरटी लॉग बेस 10 B2 डिवाइड बाई B1, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, क्लियर हो गया यहाँ पे, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस तरीके से अपन यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे, तो फाइनल एक फॉर्मूला आया है आपका W इक्वल टू माइनस 2.303
एनआरटी लॉग बेस 10 B2 डिवाइड बाई B1। ठीक है, तो वर्क डन का एक ये फॉर्मूला यहाँ से आपका निकल के आ चुका है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट होगा ये। सेकेंड हम लोग बात करेंगे कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है बट प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो जहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है वहां पे मैं प्रेशर को भी लिख सकता हूँ। तो यही फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या होगा। मान लो क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन, प्रोसेस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल, तो आप B2/B1 करोगे। बट अगर क्वेश्चन में प्रेशर गिवन है तो क्या, तो यहाँ पे आपका वो चेंज हो जाएगा, तो 2.303 nRT और यहाँ से log बेस 10 ऊपर हो जाएगा P1 डिवाइड बाई P2। ऊपर B2 है तो ऊपर आपका P1 हो जाएगा प्रेशर, बिकॉज प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक रिजल्ट आपका ये भी डेवलप हुआ यहाँ से। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्वेश्चन आता है तो ऐसे करेंगे सॉल्व, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर आएगा तो फिर इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमने एक रिजल्ट देखा था कि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल आइसोथर्मल था तो उस केस में W इक्वल टू निकल के आया था -Q। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि Q इक्वल टू -W भी लिख सकता हूँ, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, मैथमेटिकली तो अगर Q इक्वल टू -W, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, तो ये वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर पूछेगा कि हीट कितनी रिलीज होगी, हीट क्यू के बारे में बोलेगा, तो Q इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज देखो ये वर्क डन आपका नेगेटिव में है और क्यू का मतलब यहाँ से AW भी क्या है, नेगेटिव में है, और यहाँ पे ये नेगेटिव में है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस में 2.303 nRT log B2 डिवाइड बाई B1, या फिर ले सकते हैं और इक्वल टू करके प्लस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा 2.303 nRT log P1 डिवाइड बाई P2। तो इस तरीके से अपन हीट को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो ये आपका वर्क डन हो गया और यहाँ पे आपका हीट हो गया। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर रिवर्सल आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो उस केस में वर्क डन कितना होगा, 2.303 माइनस में nRT log बेस 10 B2 बाई B1 माइनस 2.303 nRT log बेस 10 P1 डिवाइड बाई P2। ठीक है, डेरिवेशन अपन ने किया और डेरिवेशन को ध्यान रखो। सेकंड है कि उसका हीट कितना होगा, तो हीट की वैल्यू आपकी ये निकल के आएगी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ओके, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने डिस्कस किया था पहले कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो हीट चेंज होता है वो जीरो होता है। ठीक है, नहीं सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा, नहीं सराउंडिंग सिस्टम को हीट देता है, मतलब यहाँ पे हीट आपकी कितनी होती है, जीरो। इट इज कॉल्ड एडियाबैटिक। अगर हीट जीरो होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा E इक्वल टू होगा Q प्लस डब्ल्यू। Q प्लस डब्ल्यू में Q आपका जीरो हो गया तो डेल्टा E इक्वल टू हो जाएगा आपका W, या W इक्वल टू डेल्टा E अपन लिख सकते हैं। तो ये आपकी जो हीट है ना, W इक्वल टू डेल्टा E, इसका मतलब है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि देखो ये पॉइंट यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ से जो हमने लिखा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, हीट चेंज कुछ होगा नहीं। ठीक है, बट डेल्टा ई किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा ई जो होता है वो इंथैल्पी चेंज होता है ना, इंथैल्पी चेंज या हीट चेंज। बट ई अपन यूज करते हैं जहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, वॉल्यूम। अगर डेल्टा एच होता तो फिर बोलते हैं अपन कांस्टेंट प्रेशर होगा। एडियाबैटिक में W इक्वल टू डेल्टा ई जो निकल के आता है इसको अपन बोलते हैं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फिर यहाँ से अपन W लिख सकते हैं फिर कि W इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका NCB डेल्टा T। ये हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया भी था आपको कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है NCB डेल्टा T। डेल्टा E की जगह हमने ये पुट किया, डेल्टा E मतलब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होता है NCB डेल्टा T। हीट कैपेसिटी पढ़ा है हमने, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर।
तो ये है आपका एनसीबी डेल्टा टी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल टू बन गया एनसीबी डेल्टा टी, और डेल्टा टी को अपन लिख सकते हैं चेंज करके, तो यहाँ से बनेगा आपका एनसीबी। एनसीबी में सीबी इक्वल टू होता है आर डिवाइड बाई गामा माइनस वन, ये हो जाएगा एन आर डिवाइड बाई गामा माइनस वन। इसी ब्रैकेट में बंद करेंगे और डेल्टा टी क्या होगा, टी टू माइनस टी वन। ठीक है, एक तो ये बन गया क्वेश्चन। तो सीबी की जगह अपन ने पुट कर दिया आर डिवाइड बाई गामा माइनस वन। ये बात कर रहे हैं अपन एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन है वो कैसे लिखते हैं, तो ये रिजल्ट हो सकता है, एक ये रिजल्ट हो सकता है, या फिर मैं और इसके और रिजल्ट की बात करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डब्ल्यू इक्वल टू एन आर ब्रैकेट में टी टू माइनस टी वन डिवाइड बाई गामा माइनस वन। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ से एन आर टी टू एक बनेगा आपका यहाँ से एन आर के साथ टी टू का मल्टीप्लीकेशन, एक बार एन आर के साथ टी वन का मल्टीप्लीकेशन, एक बनेगा एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन। तो एनआरटी मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का टर्म आ सकता है। तो यहाँ से बनेगा आपका P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाई गामा माइनस वन। ठीक है, एक ये भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल मिला के यहाँ से 3 रिजल्ट हैं, इन तीनों में से किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर वो सीवी की वैल्यू दे दे, डेल्टा टी के बारे में बात करते हैं, हम मोल्स पता है तो डब्ल्यू यहीं से निकल के आएगा एडियाबेटिक का। बट अगर क्वेश्चन के अंदर उसने यहाँ पे इसी को मैंने एक्सटेंड किया, अगर क्वेश्चन में गामा देता है तो फिर आपको ये लगाना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ से इसको मैंने वही लिखा है, ये फॉर्म एज इट इज वही सेम फॉर्म है। बाकी नीचे अगर क्वेश्चन में प्रेशर वॉल्यूम गिवन है तो फिर इस तरीके से सॉल्व करेंगे, P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाई गामा माइनस वन। तो ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो एडियाबेटिक से आएगा, या फिर आता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल से, जो अपन ने अभी देखा था। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे अपन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इफ प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, देखो इरिवर्सिबल का बेसिक मतलब ये है कि ये हमारा पिस्टन, ये हमारा बीकर है, यहाँ पे अपन ये पिस्टन लगा दी, और इस पिस्टन के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, एक एक डस्ट पार्टिकल ना डाल के हमने यहाँ पे 5 kg का कोई भी एक बड़ा ऑब्जेक्ट डाल दिया। ठीक है, 5 kg का बड़ा ऑब्जेक्ट जैसे अपन ने डाला, तो ये गैस के पार्टिकल्स तुरंत कंप्रेस हो जाएंगे, और कंप्रेस होने के बाद ये फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा पिस्टन, इस पोजीशन में, इसकी लास्ट पोजीशन होगी डायरेक्ट, है ना, इस केस में दिस इज पी एक्सटर्नल, और पी इंटरनल कोई चांस नहीं, और यहाँ भी आपका होगा इट इज पी एक्सटर्नल। मतलब सीधा सा है कि इररिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आएगा नहीं। तो इररिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, इनिशियल और फाइनल इक्विलिब्रियम ही देखने को मिलता है ना, ये आपका इनिशियल होगा, ये आपका फाइनल होगा। बट रिवर्सल में क्या होगा कि एक आप एक एक डस्ट पार्टिकल डाल रहे हो तो धीरे धीरे पिस्टन नीचे जाएगा, तो बहुत सारे इक्विलिब्रियम देखने को मिलेंगे। इरिवर्सल के अंदर अभी बड़ा चेंज आ रहा है वॉल्यूम, ये B1 वॉल्यूम है, यहाँ से आपका ये B2 वॉल्यूम है। तो बड़ा चेंज आने की वजह से तो यहाँ से W इक्वल टू बनेगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, डी भी नहीं आएगा। ठीक है, डी भी स्मॉल चेंज में आता है रिवर्सल के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना कि इरिवर्सल प्रोसेस के अंदर W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, बाकी आपकी डेल्टा बी, ये रहता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। तो इसके अंदर फर्स्ट प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस इज आइसोकोरिक। यस, अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है तो आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा इट मींस डेल्टा बी और डी बी ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके जीरो। तो फिर W इक्वल टू होता है माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा बी, तो डेल्टा बी आपका जीरो हो चुका है, तो W भी क्या हो जाएगा जीरो। तो इन आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इज जीरो। सेम बात करें, क्वेश्चन आता है फ्री एक्सपेंशन को लेके। अगर क्वेश्चन में ऐसे कुछ लैंग्वेज लिखा है कि वहां पे हो रहा है फ्री एक्सपेंशन, ठीक है, अगर फ्री एक्सपेंशन होगा तो उस केस में पता है मैंने लिखाया था पहले कि फ्री एक्सपेंशन केस में जो पी एक्सटर्नल है उसकी वैल्यू जीरो होती है।
प्री एक्सपेंशन का मतलब कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो आपका जीरो है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाएगा तो फिर W इक्वल टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी। तो पी एक्सटर्नल आपका जीरो हो चुका है तो W भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस और फ्री एक्सपेंशन के केस में वर्क डन हमेशा क्या होगा आपका, जीरो। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें कि अगर मान लो क्वेश्चन में कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है, तो फॉर केमिकल रिएक्शन, अगर केमिकल रिएक्शन आपको दी है तो वर्क डन अपन कैसे निकालेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है आपका माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। और हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। तो मैं यहाँ से ये टर्म लेके आऊंगा पीबी की जगह एनआरटी को, है ना। तो ये बन जाएगा माइनस में डेल्टा एन जी इंटू आर इंटू टी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आपको फॉलो करना है। तो डेल्टा एन जी क्या होता है, ये आपको पता है कि समेशन ऑफ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड, ठीक है, माइनस समेशन, ये आपका होता है प्रोडक्ट साइड का समेशन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट साइड। तो प्रोडक्ट साइड के मोल्स को अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ से डेल्टा एन जी आपको डिफाइन हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर कभी रिएक्शन गिवन है तो फिर अपन W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी को फॉलो करेंगे। क्लियर हो गया, ओके। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे, क्वेश्चन है आपका 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड फ्रॉम, एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है, एक्सपांशन कर रही है गैस, एक्सपांड कर रही है, एक्सपांड फ्रॉम 4 लीटर टू 8 लीटर, 4 लीटर से 8 लीटर में चेंज हो रही है इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस एट 300 केल्विन टेम्परेचर। देन कैलकुलेट, आपको यहाँ से करना है कैलकुलेशन, क्यू निकालना है इसका, मतलब हीट बताना है, वर्क डन बताना है, डेल्टा ई के बारे में बताना है और डेल्टा एच के बारे में भी बताना है, ठीक है, और लिखा है इन कैलोरी। तो एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें अपन करेंगे कि हमारे पास गिवन है 5 मोल कोई भी एक आइडल गैस, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, गैस एक्सपांड कर रही है, कहाँ से कहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, 4 लीटर से 8 लीटर में। और प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर इज 300 केल्विन। आपको बताना है कि इस प्रोसेस के अंदर हीट की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू कितना वर्क डन, डेल्टा ई कितना, डेल्टा एच कितना, ये सब आपको बताना है। आपको पता है कि सर यहाँ पे प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल इट मींस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहाँ से डेल्टा टी कितना होगा, जीरो, और डी टी कितना होगा, जीरो। तो इस केस में कौन सा टर्म आपका जीरो हो जाएगा, डेल्टा ई, बिकॉज टेम्परेचर पे डिपेंड कौन करता है, डेल्टा ई, ये डेल्टा ई। तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यस, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो डेल्टा ई इज आल्सो जीरो। एक तो आंसर आ जाएगा कि सर डेल्टा ई की वैल्यू कितनी, जीरो हो गई। डेल्टा ई अगर जीरो हो गया तो बाकी अपन करेंगे सॉल्व। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, बताओ फॉर्मूला क्या होता है रिवर्सल आइसोथर्मल का, माइनस 2.303 एनआरटी लॉग बेस 10 V2 डिवाइड बाई V1। तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, बिकॉज वॉल्यूम में चेंज हो रहा है ना, तो अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो अपन वॉल्यूम का टर्म यूज करेंगे V2 डिवाइड बाई V1। 2.303, एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 5। आर की वैल्यू कितनी है, कैलोरी में निकालना है, तो कैलोरी में आर की वैल्यू कितनी होती है 2, ठीक है। बाकी व्हाट इज टेम्परेचर, इट इज 300 केल्विन, 300। देन आपका लॉग बेस 10, V2 कितना है 8 लीटर डिवाइड बाई 4 लीटर, ये से कैंसिल तो 2 मिल जाएगा। लॉग 2 की वैल्यू हमें याद है पहले से, ठीक है। तो ये रिजल्ट कितना 5 इंटू 2 कितना 10, और
बाकी यहाँ से log 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.30, जो हम पहले पढ़ते हैं 0.30 log 2। तो ये बन जाएगा आपका माइनस में 2.303 इंटू 10 इंटू 300 इंटू 0.30। थोड़ा इसको ऑल सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 2.3, इतना रखते हैं इसे, और ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 3000 हो जाएगा, 0.3 इंटू 3000, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, कितना हो जाएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.3 में, तो 0.3 इंटू 2.3 ये हो जाएगा 6.9 के आसपास, है ना। यस, तो मैं क्या करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 0.69 मल्टीप्लाई 3000। ओवरऑल रिजल्ट यहाँ से हो जाएगा आपका, मैं जो आपका यहाँ पे डेसिमल को बाहर निकालता हूँ 2 जीरो से, तो हो जाएगा आपका माइनस में 69 इंटू 30। इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे तो ये आंसर दे देगा कैलोरी के अंदर माइनस में 2070 कैलोरी। तो दिस इज आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आपको डिफाइन होगा कि सर वर्क डन कितना होगा। तो देखो पहले आपने कहा कि देखो दो चीजें निकल के आ गई कि सर डेल्टा ई कितना होगा, 0 फिक्स है, डेल्टा ई की वैल्यू 0 बिकॉज प्रोसेस इज आइसोथर्मल, तो डेल्टा ई 0। डब्ल्यू कितना आ गया आपका माइनस में, और डब्ल्यू माइनस में आने का मतलब वर्क डन बाई दी सिस्टम, है ना, सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है, वर्क डन बाई, बिकॉज गैस एक्सपांड कर रही है तो वर्क डन बाई दी सिस्टम ही होगा, बिकॉज ये नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। डब्ल्यू अब यहाँ से क्यू निकाल सकते हो, क्यू की वैल्यू बताओ कितना होगा। तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल रिवर्सल आइसोथर्मल है तो डब्ल्यू इक्वल टू होता है माइनस क्यू, होता है ना। तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बोल सकते हैं। तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है, तो यहाँ से ये माइनस मार, तो माइनस माइनस प्लस, तो Q की वैल्यू डायरेक्ट कितनी 2070, ठीक है। तो सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है बिकॉज इट इज पॉजिटिव। तो देखो हमने डब्ल्यू निकाला, Q निकाला एंड डेल्टा ई निकल गया। अब डेल्टा एच की बात करते हैं, तो डेल्टा एच क्या होगा, यस तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होगी, ये पूरा समझ में आया ना जितना अपन ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओके ठीक है, अपन डेल्टा एच की तरफ चलते हैं अभी। ओके तो यहाँ से लास्ट पॉइंट बचा आपका डेल्टा एच। तो डेल्टा एच इक्वल टू, मैंने बताया था क्लास में कि डेल्टा एच अगर लिखे हैं तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो मैंने होता है ही, ई मीन्स वाई, है ना, रिलेट किया था ना मैंने, यस। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर इंटू टी। अब यहाँ से अपन लिख सकते हैं, ये पूरा होल ऐसा रहेगा, तो यहाँ से डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी, ये टर्म ये अपन लिख सकते हैं, और दूसरा हम लिख सकते हैं यहाँ पे एनजीआर और डेल्टा टी, ठीक है। मैंने दोनों के डिफरेंस को लिखा एक साथ कि जो डेल टर्म है ना, वो डेल टर्म पहले तो डेल्टा एनजी को लिखे और डेल टर्म आपके टेम्परेचर को लिखे। तो पता है कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो डेल्टा ई कितना, डेल्टा टी कितना हो जाएगा 0, तो ये टर्म फिनिश होकर 0 हो गया। बाकी देखो रिएक्शन कुछ है नहीं, अगर रिएक्शन कुछ नहीं है तो इस केस में आपका एन जी आर टी भी कितना हो जाएगा 0। अगर ये दोनों टर्म कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे तो डेल्टा एच किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा ई पे, और डेल्टा ई की वैल्यू कितनी थी 0, तो डेल्टा एच भी कितना हो जाएगा आपका 0। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकाली, ठीक है, डब्ल्यू निकाला, डेल्टा ई निकाला और डेल्टा एच भी हमने निकाला, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन है बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, ठीक है। बाई क्वेश्चन से अपन क्लासरूम में प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया अभी, कंप्लीट, ओके। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा वर्कडन में, थोड़ा सा यही एडवांस को लेके, ठीक है।
कि जेई एडवांस के अंदर जो लैंग्वेज क्वेश्चंस की आती है थोड़ी सी आपकी चेंज होके आती है, तो वो क्या आती है उस पर अपन एक बार डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग जो बर्गडन की बात कर रहे हैं, है ना, तो बर्गडन जो है वो आपका पीबी वर्क है। यस, पीबी वर्क को लेके ही अपन बात कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। तो और कोई भी हमारी आइडल गैस है, ठीक है, और जिसमें कुछ कंडीशंस ऐसी है कि मैं कहूँ कि हमारे पास एक बीकर है इस तरीके से, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया अपन ने, और बाहर से हम लोग यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं पी एक्सटर्नल, ठीक है, और नीचे यहाँ पे एक आइडल गैस ऐसे फिल कर दी है, और यहाँ से लग रहा है बच्चों पी इंटरनल, ठीक है, ऐसे कुछ कंडीशन है। तो इसमें दो तीन कंडीशंस बन सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन कि अगर मैं बोलूं कि इफ पी एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन पी इंटरनल, पी एक्सटर्नल की जो वैल्यू है जो बाहर से लग रहा है ना, पी एक्सटर्नल ये, इसकी वैल्यू अधिक हो रही है पी इंटरनल से। इसका मतलब क्या है, बर्गडन बिल्कुल हो रहा है, बट कंप्रेशन या एक्सपांशन, गैस एक्सपांड करेगी या गैस कंप्रेस करेगी। मैं करूँ बाहर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है अंदर के प्रेशर से, इसका मतलब क्या हो, गैस कंप्रेस होगी। यस, इट इज कॉल्ड बर्गडन ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस। और बर्गडन कंप्रेशन प्रोसेस है मतलब गैस के ऊपर काम हो रहा है, तो गैस के ऊपर काम मतलब बर्गडन ऑन दी सिस्टम ना, बर्गडन ऑन दी सिस्टम। और ये कैसा होता है, पॉजिटिव। मैं सेकंड केस की बात करूँ, अगर मैंने कहा कि पी एक्सटर्नल इज लेस देन पी इंटरनल, पी एक्सटर्नल की वैल्यू आपकी कम हो रही है पी इंटरनल से, पी इंटरनल अधिक है, अंदर से प्रेशर ज्यादा, तो गैस एक्सपांड कर रही है, तो दिस इज वर्कडन ऑफ एक्सपांशन। गैस विल एक्सपांड, अगर गैस एक्सपांड कर रही है तो उस केस में वर्कडन बाय द सिस्टम होगा ना, सिस्टम काम करेगा, तो इसका मतलब इट इज नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं थर्ड केस की बात करूं कि अगर इस बीकर के अंदर सपोज मान के चलें कि पी एक्सटर्नल जो बाहर से प्रेशर लग रहा है और जो इंटरनल प्रेशर है, कि दोनों साइड के जो प्रेशर है वो इक्वल हो चुके हैं। अगर दोनों प्रेशर इक्वल होंगे तो वर्कडन कितना हो जाएगा आपका, जीरो, ठीक है, तो वर्कडन इज जीरो। बाकी फॉर्मूला आपको पता ही है कि वर्कडन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, ये आपका होता है रिवर्सल का। बाकी में आपके इरिवर्सल का, हम रिवर्सल के अंदर अपन डिफाइन किया था अपन ने, ठीक है, -2.303 एनआरटी लॉग B2/B1 या P1/P2, ठीक, ओके। अब इसके अंदर कुछ केसेस अपन डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट, अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर कहीं भी फंक्शन हो रहा है, वर्क के बारे में तो हमेशा होता है, आपको पता है वैक्यूम हो, एक्सपेंशन हो, तो उस केस में पी एक्सटर्नल की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। अगर पी एक्सटर्नल जीरो होगा, वर्कडन भी क्या होता है वहां पे जीरो है, ये आपको ध्यान रखना है, पॉइंट है एक्सपेंशन और वैक्यूम के अंदर। केस फर्स्ट में बात करें कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ वर्क डन आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, वर्क डन आइसोथर्मल एक्सपेंशन या फिर आपको यहाँ पे कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो वो रिजल्ट कितना आया था हम लोगों ने अभी निकाला था। यस, कितना आया था रिजल्ट, W इज इक्वल टू -2.303 NRT log बेस 10, ऊपर था आपका B2 डिवाइड बाई B1, ठीक है, ये तो वॉल्यूम में था। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या होगा, तो P1 डिवाइड बाई P2। तो पहला अगर कभी क्वेश्चन आता है कि वर्क डन निकालो, प्रोसेस इज रिवर्सिबल, आपका एक्सपेंशन हो रहा है आइसोथर्मली या फिर आपका कंप्रेशन हो रहा है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान है, क्लियर है, ओके। यहाँ भी मैं एक पॉइंट और हिंट करता हूँ कि अगर मानकर चलो कोई कहता है कि वर्कडन जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस का अधिक है वर्कडन ऑफ इरिवर्सिबल, ऐसा क्वेश्चन में आया कि रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्कडन अधिक आ रहा है इरिवर्सिबल प्रोसेस से, तो उसका मतलब वहां पे गैस एक्सपांड कर रही है, ठीक है। रिवर्सल जो प्रोसेस हो रहा है
तो रिवर्सल प्रोसेस अगर अधिक निकल के आ रहा है इरिवर्सल से, तो उसमें क्या होगा, गैस आपकी एक्सपांड करेगी, एक्सपांशन होगा। अगर बोला जाए कि वर्क डन इन इरिवर्सल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन रिवर्सल प्रोसेस, ऐसा लिख के है कि इरिवर्सल का वर्क डन अधिक हो गया तो उस केस में गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। ठीक है, ये भी दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, थ्योरी के अंदर बहुत बार आ जाते हैं कि अगर रिवर्सल प्रोसेस का वर्क डन ज्यादा आया तो गैस एक्सपांड करेगी, अगर इरिवर्सल का अधिक आ गया तो गैस क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। ठीक है ना, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ, ये बात अपने क्वेश्चन से ही पूछा है कि अगर ये जो प्रोसेस है पूरा, ये आपका यहाँ से इसी क्वेश्चन में अगर बात करते हैं कि आइसोथर्मल इरिवर्सल प्रोसेस होगा, तो क्या होगा, माइनस पी एक्सएल इंटू डेल्टा बी। अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि अगर आपका प्रोसेस आइसोथर्मल है और रिवर्सिबल है, तो फिर ये वाले सारे फॉर्मूले जो अपने लिखे हैं, ठीक है, इरिवर्सल में होता है माइनस पी एक्सएल इंटू डेल्टा बी। आपको वैसे ही सॉल्व करना है। अगर मान के चलो, मैं एक नया केस और इसमें लेता हूँ कि मान चलो अगर क्वेश्चन के अंदर उसने पी एक्सएल नहीं दिया है, क्वेश्चन में पी एक्सएल है नॉट गिवन, कोई न्यूमेरिकल आया जिसमें पी एक्सएल की वैल्यू गिवन नहीं, तो उस केस में जब हम लिखेंगे फॉर्मूला तो उसमें आता है पी एक्सएल, तो कौन सा लिया जाए। तो उस केस में क्वेश्चन के अंदर बस ये ध्यान रखना है कि पी एक्सएल की वैल्यू गिवन नहीं है, तो पी एक्सएल वो प्रेशर होगा जो क्वेश्चन के अंदर आपको प्रेशर दे रखा होगा। ठीक है, जो भी प्रेशर क्वेश्चन में आपको फाइनल में दे रखा होगा कि फाइनल प्रेशर इज दिस, तो उसी प्रेशर को मान लेना है पी एक्सएल। तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि पी एक्सएल गिवन नहीं है तो सर सॉल्व कैसे करें, तो उस केस में आपको यही ध्यान रखना है कि पी एक्सएल गिवन नहीं है, कि पी एक्सएल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन फाइनल प्रेशर जो होगा वही क्या होगा, आपको एज्यूम करना है पी एक्सटर्नल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक ग्राफ की हेल्प से बताऊं, मान लो एक ग्राफ था, ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, यहाँ पे प्रेशर था बाई एक्सिस पे और वॉल्यूम था आपका एक्स एक्सिस पे, और ऐसा करके ग्राफ यहाँ पे बना के दिया गया, और हम एरिया अंडर दी कर्व कर देते हैं, और बाकी मैंने इसको यहाँ से टच किया, ये यहाँ से टच हुआ। ठीक है, और इनिशियल कंडीशन पे मैंने कहा कि यहाँ पे प्रेशर था आपका P1, वॉल्यूम इज P1, यहाँ पे था P2, प्रेशर B2 इज वॉल्यूम, और इस तरीके से एरो किया गया है, मतलब P1 B1 मतलब वॉल्यूम आपका B2 हुआ है, मतलब गैस यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सपेंशन। अगर ये एरो ऊपर की तरफ बना होता तो बोलते अपन कंप्रेशन। ठीक है, एरो नीचे की तरफ है तो गैस एक्सपांड कर रही है। अब वो कह रहा है कि आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस का ब्रेकडाउन कौन सा होगा, इरिवर्सिबल का। तो इरिवर्सिबल का मतलब आपका रहेगा यहाँ से लेके और ये पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो इसको जो मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ येलो कलर से, अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो ये एरिया किसको बताएगा, ये बताएगा आपका कि दिस इज द बर्गडन ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो बहुत बार ग्राफ आते हैं, ग्राफ के बीच से पूछता, ग्राफ बना के दे देगा, P1 V1 की वैल्यू दे देगा कुछ, तो P2 V2 की वैल्यू देगा, और आपसे बोलेगा कि बेचारा मुझे बताओ कि यहाँ पे वर्क डन इरिवर्सल कितना हो इस ग्राफ की हेल्प से। तो क्या करना है कि जो फाइनल आपका प्रेशर है, मैंने बोला था कि जो फाइनल प्रेशर है, ये को इसमें पी एक्सटर्नल देगा नहीं, जो फाइनल प्रेशर है P2, ठीक है, उसी को मान लेना आपको पी एक्सटर्नल, और वहां से लेके और इस पॉइंट को आपको देख रहा है ना, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट टच कर रहे हैं, तो इसके नीचे का जो पूरा एरिया आएगा येलो कलर का जो कर रहा हूँ, इसका जो एरिया जो यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा या फिर आपका यहाँ से स्क्वायर बनेगा, जो भी बनेगा, ठीक है, तो यहाँ से ये आपको प्रेशर के बारे में बता देगा, और यहाँ से आपके ये वॉल्यूम के बारे में पता चलेगा। तो बस इसका अपन एरिया निकाल देंगे, और वही एरिया क्या होगा आपका, वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसको भी अपन ध्यान रखेंगे। अगर एरो नीचे की तरफ है, एरो नीचे की साइड में दे रखा है, मतलब एक्सपांशन हो रहा है, गैस एक्सपांड कर रही है। अगर ये एरो ऊपर की साइड में होगा, मतलब ऐसे, इधर प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है, एरो कुछ यहाँ से स्टार्ट किया और इस तरीके से है, एरो यहाँ पे बना हुआ है ऊपर की तरफ, तो मतलब उन्हें गैस आपकी कंप्रेस है ना, गैस कंप्रेस हो रही है, और इसको अपन यहाँ टच कर देते हैं इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस पे। ये आपका P2 B2 है, यहाँ से आपका P1 B1 है, ऐसे दे रखा है। तो अब पूछेगा कि अब बताओ बर्डन इरिवर्सिबल क्या होगा।
देखो मैं दोनों बातें कर रहा हूँ कि अगर एरो इस तरीके से बना है, इसको ऐसे टच किया जा रहा है, यहाँ पे आपका P1 B1 था, यहाँ पे आपका P2 B2 था, ये आपका एक्सपेंशन का केस है ना बच्चों, यहाँ पे कंप्रेशन का केस है। तो दोनों केस को मैं एक साथ बताऊं कि यहाँ पे और यहाँ पे जो वर्क डन इरिवर्सल का पूछेगा तो वो क्या होगा, ये जो एरिया, इतना एरिया जो होगा, ठीक है, वही एरिया क्या होगा आपका वर्क डन ऑफ इरिवर्सल प्रोसेस। बट अगर कंप्रेशन वाला केस है, ये तो एक्सपेंशन का था, तो कंप्रेशन वाले केस में अपन होल एरिया निकालते हैं, कहाँ से कहाँ तक, ये इस पॉइंट को पूरा इस पॉइंट को टच कराओ और यहाँ पूरा टच कराओ, ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई देगा, दिस होल एरिया, ये पूरा फाइंड आउट करना है। इस होल एरिया जो निकाला जाएगा वही क्या होगा आपका वर्क डन ऑफ इरिवर्सल। मॉड के साथ लिखते हैं, वर्क डन कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, बाकी अपन इसको मॉड में लिखेंगे तो ये आपका होगा वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल। तो इन केस ऑफ कंप्रेशन ये होगा, अगर क्वेश्चन में ग्राफ दे रखे हो, एडवांस में आते हैं क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है और फिर उसने बोला है कि वर्क डन इरिवर्सिबल क्या होगा, अगर एक्सपेंशन प्रोसेस कर रहे हैं तो फिर अपन ऐसे निकालेंगे, इतना एरिया कवर कर। ये क्लियर हो गया? यस, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये बिल्कुल एडवांस में ग्राफ आते हैं ऐसे। बट आपको अगर पता है तो आप कर लोगे तुरंत, नहीं पता है तो फिर बहुत दिक्कत होती है कि वर्क डन इरिवर्सल क्या है और रिवर्सिबल क्या है। ठीक है, तो इरिवर्सल के अंदर ग्राफ ऐसे आएगा तो अपन ऐसे सॉल्व करेंगे, इतना एरिया लेना है, इसमें कंप्लीट एरिया लेना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, यस, अगर मैं कहता हूं कि वर्क डन रिवर्सल प्रोसेस का अधिक निकल के आ रहा है वर्क डन ऑफ इरिवर्सल प्रोसेस, तो इसका मतलब प्रोसेस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, है ना, गैस में एक्सपेंशन हो रहा है। सेकंड केस, अगर मैंने कहा कि वर्क डन इरिवर्सल का अधिक आ रहा है वर्क डन रिवर्सिबल से, तो इसका मतलब प्रोसेस इज आइसोथर्मल, बट यहाँ पे होगा आपका कंप्रेशन, गैस कंप्रेस हो रही है। ठीक है, और ये दो, यही जो कॉन्सेप्ट है ना, सेम कॉन्सेप्ट ये एडियाबैटिक के लिए भी वर्क करते हैं। ठीक है, आप स्टार्ट कर देना, ऑल्सो वर्क फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी ये काम, ये दोनों कॉन्सेप्ट वर्क करेंगे कि बर्गडन रिवर्सल का अधिक आया रिवर्सल से, ग्राफ गिवन है, ऐसी वैल्यूज अपन ने फाइंड आउट करी, क्वेश्चन में ऑलरेडी वैल्यूज गिवन है, तो अपन बोल सकते हैं कि कहाँ पे एक्सपेंशन, कहाँ पे आइसोथर्मली कंप्रेशन होगा। यस, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, एक लास्ट पॉइंट और बचा है साइक्लिक प्रोसेस को लेके, है ना, वर्क डन, उसकी भी बात कर लें अपन। तो लास्ट पॉइंट है वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। अगर हमारा प्रोसेस बच्चों साइक्लिक है, ऐसा कुछ दे रखा है आपको डायग्राम कि यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस है, तो वहां पे बर्डन की वैल्यू कितनी आती है, तो बहुत से बच्चे बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस है तो बर्डन जीरो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो बर्डन अपन निकालेंगे वो होगा एरिया, एरिया बॉन्डेड बाई साइकिल, ना, जो रिंग के द्वारा जो एरिया कवर किया जाएगा, है ना, उसी को अपन क्या बोलेंगे, बर्गडन इन साइक्लिक प्रोसेस। जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर क्लॉकवाइज होता है रोटेशन, ध्यान दो, इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, वो भी प्रेशर एंड वॉल्यूम के साथ दे रखा है, क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होगा तो उस केस में बोलेंगे सिर्फ वर्कडन क्या होगा, नेगेटिव आएगा हमेशा। प्लीज इसे ध्यान रखो, मैं इजी ट्रिक बोल रहा हूँ, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान सा है। तो अगर मैं कहूँ कि वहां पे रिंग कहीं ऐसा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है ग्राफ के अंदर, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम के साथ अगर कुछ ग्राफ बना हुआ है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो बर्टन कैसा होगा आपका, पॉजिटिव। बहुत बारी ऑप्शन आपको पता चलते हैं कि दो ऑप्शन पॉजिटिव में है, दो दो ऑप्शन नेगेटिव में है, तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो पॉजिटिव, तो आप नेगेटिव की तरफ ध्यान देना, है ना, दो ऑप्शन नेगेटिव वाले कौन से होंगे उस पर ध्यान देना और इसका सॉल्यूशन करना। एंटी क्लॉकवाइज है तो बर्टन आपका हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आ रही है? बहुत ही इजी सा है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बट इंपॉर्टेंट, आप देखते ही पहचान सकते हो। यस, ये क्लियर होना अच्छे से। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन इसी के ऊपर। मैंने कहा कि कैलकुलेट हीट एब्जॉर्ब
इन किलो जूल ड्यूरिंग गिवन साइक्लिक प्रोसेस। एक साइक्लिक, ये प्रीवियस क्वेश्चन है यही एडवांस का, कि हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई है एक गिवन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। मैंने आपको ग्राफ बना के देता हूँ। ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है। इधर आपका वॉल्यूम था, इधर आपका प्रेशर था, और ऐसे एक रिंग बना दी उन्होंने, 2 पॉइंट इधर टच किए हैं, बाकी 2 पॉइंट इधर। यहाँ पे कहा है बच्चों उसने प्रेशर में कि पहला प्रेशर 30 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 है। इधर 10 है, इधर 30 है प्रेशर, इधर वॉल्यूम, ठीक है। ये वॉल्यूम आपके लीटर में है या आपकी किलो पास्कल में है। तो आपको जो सोल्यूशन करना है, जो सॉल्यूशन करने निकालना है, वो किलो जूल में निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको गिवन है, जो प्रेशर गिवन है वो गिवन है किलो पास्कल में, और वॉल्यूम गिवन है आपका लीटर में। ये सॉल्व करना है कि सर यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई। देखो हीट एब्जॉर्ब के लिए बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने W इक्वल टू माइनस क्यू बताया था। इसका ना वर्क डन निकालो। कैसे निकालें बताओ, एरिया अंडर द कर्व। इस इस कर्व के अंदर कहीं ये भी मुला जैसे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, नहीं पता चल रहा। तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई R1 R2 कर दो। तो पाई इंटू R1 कितना, रेडियस एक साइड का है। तो देखो यहाँ कितना होगा, 30 -20, आधा तो रेडियस पता चलेगा कितना होगा, 20 का आधा करेंगे तो 10, ठीक है। तो 10 R1 होगा, 10 ही R2 होगा। ये हो जाएगा आपका 100 पाई किलो पास्कल लीटर इनवर्स, ठीक है। ये आपको मिलेगा यहाँ से। और उसने पूछा है कि आंसर निकालना है किलो जूल के अंदर, तो इसको चेंज करेंगे। तो किलो पास्कल को चेंज करने के पहले बार के अंदर, तो बार में चेंज करेंगे कितना, ये होगा 100 पाई इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻5, ये हो जाएगा आपका बार लीटर, ठीक है। फिर इसको अपन जूल में चेंज करेंगे, तो जूल में चेंज करें 100 का मल्टीप्लाई, तो ये होगा 100 पाई इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻3, और बाकी आपका 100, ये जूल में चेंज हो गया। अब आपको यहाँ पे चेंज करना है, ये पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 और 2 5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा 100 पाई जूल, ठीक है। मैं इसको लिखूंगा किसके अंदर, किलो जूल के अंदर, तो फिर ये बन जाएगा आपका 0.1 पाई किलो जूल। तो 0.1 पाई किलो जूल इज द आंसर। बट अभी ध्यान देना, पूरा हुआ नहीं है अभी, ये तो ये जो वैल्यू अपन ने निकाली है ये क्या हुई है, अभी सिर्फ वर्क डन अपन डिफाइन किया मॉड के साथ। और उसने कहा है कि हीट एब्जॉर्ब आपको निकालना, हीट एब्जॉर्ब। और हीट एब्जॉर्प्शन का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने अभी सिखाया था आपको कि सर डेल्टा यू इक्वल टू होता है Q प्लस W, है ना। प्रोसेस इज आइसोथर्मल ऐसा कुछ है, तो इस केस में पता है कि डेल्टा यू आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से Q इक्वल टू बनता है -W। Q इक्वल टू -W, तो बाकी आपको पता है कि जो माइनस का टर्म है वो प्लस में मिल जाएगा, जो माइनस का वो प्लस में, प्लस का है सो माइनस में। उसने कहा कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब Q पॉजिटिव होता है, ठीक है। Q आपका पॉजिटिव में होगा, मतलब बोर्ड में लिखा जाएगा, तो इसका मतलब Q इक्वल टू रहेगा प्लस में 0.1। माइनस में नहीं लिखने वाले अपन, बिकॉज माइनस में तो हीट रिलीज होती है, बट क्या है कि हीट एब्जॉर्ब कितनी हो रही है, तो आंसर इज प्लस 0.1 पाई किलो जूल, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो फिर आज के सेशन अपन इतने ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल तो बात करेंगे बाकी अदर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। चलो थैंक यू।